नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो क्लास 9 के बच्चों, चलिए शुरू करते हैं 2026 टू 2027 आपके फुल एकेडमिक ईयर के लिए। मेरे साथ मैं रहूँगी, आपके साथ आपका पूरा एकेडमिक ईयर, मदद करूँगी आपको आपकी हिंदी को डिकोड करने में। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा सिंह। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी हिंदी की साथी। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 हमारी नई पुस्तक गंगा का पाठ 1, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये पाठ लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी आखिरकार इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं। और हाँ, उससे पहले देख लेते हैं हमारी गंगा पुस्तक का नया लोगो। इस तरह से कुछ हमारी पुस्तक दिखाई दे रही है। ये पुस्तक एक्चुअली कोर्स ए, कक्षा 9 के कोर्स ए और कोर्स बी का मिला जुला एक मिश्रण है। अर्थात कुछ अध्याय कोर्स ए से और कुछ अध्याय यानी कि पाठ कोर्स बी से लिए गए हैं और इस बुक को बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा के पहले पाठ से। पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं अपने कवि जी के बारे में। कवि जी का नाम है मुंशी प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 से 1936 के बीच में माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वकालिक महानतम साहित्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। इन्होंने उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही इनको कहा गया है। वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे मूलतः धनपत राय नाम से लिखे जाने वाले प्रेमचंद ने यथार्थवादी, समाजक सुधारक और भारतीय ग्रामीण जीवन पर आधारित लगभग 300 कहानियां और 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, ये सब की रचना इन्होंने की, जो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन का चित्रण बहुत ही बखूबी किया है। इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियां और 1 दर्जन से ज़्यादा रचनाएं या उपन्यास ग्रामीण जीवन पे लिखे हैं। दो बैलों की कथा में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही चित्रण प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा में इन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन और पशुओं यानी कि जानवरों के बीच जो एक आत्मीयता का बोध होता है, अर्थात वो किस भाषा में बात करते हैं, उनके बीच में किस तरह का संबंध होता है और वो मनुष्य से कितना प्यार करते हैं, ये सब उन्होंने अपनी इस पाठ में या अपनी इस कहानी में दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे मोस्टली गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उन्हें यह पदवी दे दी है? अर्थात कह रहे हैं कि एक्चुअल में गधा कोई मूर्ख होता है या फिर हमने सिर्फ उसके सीधेपन को देखकर उसे गधा कहा है। ऐसा हम अमूमन देखते हैं। ज़्यादातर हम अपने बड़ों को भी बोलते हुए सुनते हैं कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो सबसे पहले हमें वो बोलते हैं गधा कहीं का, राइट। तो ये यही पूछना चाह रहे हैं हमारे कवि कि क्या उसकी सिर्फ सीधेपन को देखते हुए उसे गधे की पदवी दी गई है या कुछ और बात है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गायें मतलब जो अभी अभी माँ बनी हैं, अर्थात जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो तो अनायास ही अर्थात अचानक से भी आपके पीछे दौड़ पड़ेंगी सींग मारने के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती हैं अपने बच्चों के लिए। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना हमने देखा। इट्स ट्रू, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब क्रीड़ा या कोई हल्का फुल्का मजाक, कभी उछलता हुआ दिखाई दिया हो, कभी कुछ अपना सिर हिलाता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि गधा एक ही तरह के सीधेपन के चित्र में हमें दिखाई देता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। एक विषाद मतलब एक जैसा आप कहेंगे इमोशन, एक ही तरह का भाव उसके चेहरे पर हमें सदा दिखाई देता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का अनादर नहीं करते देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात इतना सीधा होना भी
उचित नहीं है, थोड़ा टेढ़ापन भी जरूरी है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुस्मे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें बताया कि जिस तरह से अफ्रीका में, ये बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, जैसे अफ्रीका में इंडियंस के साथ, भारतीयों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, या फिर जैसे अमेरिका में इंडियंस के साथ जो बर्ताव किया जाता है, उन्हें उनके देश में एंट्री देने के लिए एंट्री देने से मना किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इसमें उन्होंने विपरीत भी बताया कि गधे की तरह हमारे भारतवासियों में इतने सारे सद्गुण हैं, वो शराब नहीं पीते, वो गलत काम नहीं करते, अच्छे से पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ कवि कह रहे हैं कि अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाएं, अर्थात वो भी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाएं, थोड़ी चालाकियां दिखाएं, तो हो सकता है ये परिस्थिति उनके साथ ना हो। एक ही विजय ने जापान की एक मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यहाँ पे जापान का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे उसकी एक महान जीत ने उसे देश के बड़े बड़े या फिर विश्व के बड़े बड़े देशों की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया था। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन या कुछ भी मुझे सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। यहाँ पे लेखक आगे, हमारे कवि आगे कहते हैं कि लेकिन गधे से भी कोई गधा इंसान है, या गधे से भी कोई गधा जानवर है, वो है बैल। अर्थात हम कभी कभी सुनते हैं कि जब भी कोई गलत काम कोई इंसान करता है तो उसे बोला जाता है बैल बुद्धि है यार तू तो। बैल बुद्धि का मतलब ये है कि तू तो गधे से भी गया गुजरा है। यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि गधे का भी एक छोटा भाई है जिसे हम कहते हैं बैल। कुछ उससे मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपने असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे से नीचा स्थान होने से तात्पर्य ये है, गधे के चेहरे पर हमें हमेशा एक जैसा भाव दिखाई देता है। कभी कभार वो साल में एक आध बार आपको उछलता कूदता या अपना सिर हिलाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बैलों में ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी सींग भी मारते हैं, वो विद्रोह भी करते हैं, वो हमारे पीछे भी भाग लेते हैं। अर्थात इसीलिए कवि ने, हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ बैल को गधे से भी नीचे दर्जे पर रखा है। झुरी का काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ पे पाठ हमारा अब शुरू होता है। यहाँ पे बताया गया है कि झुरी जो है हमारा एक किसान है, उसके पास 2 बैल हैं, उनके नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर। पछाई जाति यानी कि उनकी नस्ल का नाम है, उनकी ब्रीड का नाम है पछाई जाति। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम ये नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्तियां थी। लेखक कह रहे हैं कि शायद लगता है कि उनमें कोई गुप्त शक्तियां थी, उनमें कोई छुपी हुई ताकत थी कि वो बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करते थे, आंखों के इशारे से, एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, एक दूसरे को स्पर्श करके, या कभी कभी अपने सींग एक दूसरे के साथ उलझा कर अपनी दोस्ती का प्रमाण देते थे। इस तरह से जानवर एक दूसरे से बातें करते हैं। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात यहाँ मनुष्य भी शक्ति से वंचित है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोल गप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर डाल दिया जाए।
दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के समय दोनों जब खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मुंह डालते और एक ही साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अर्थात इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से पशुओं के बीच में मित्रता होती है, उनकी एक अपनी अलग भाषा होती है। हीरा और मोती जो बहुत ही सुंदर डील डोल के जानवर थे, एक दूसरे को कैसे चाट कर, सूंघ कर, एक दूसरे के सींग में सींग मिलाकर एक दूसरे की बातों को समझते थे, एक ही जगह पर खाना खाते थे, एक ही नाद में उनको भूसा या चारा डाला जाता था, इतने प्रेम से वो दोनों रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब बैलों का जोड़ा। एक बार क्या हुआ, झुरी के जो साले थे, दूसरे गांव में वो रहते थे, उन्हें अचानक से काम ज्यादा बढ़ जाने के कारण बैलों की जरूरत पड़ी। तो झुरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले के साथ उसके गांव भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झुरी ने अपने बैलों को भेज तो दिया अपने साले के साथ, लेकिन बैलों ने समझा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, इसीलिए वो थोड़ी आनाकानी भी कर रहे थे। झुरी का साला जब उन्हें अपने गांव ले जा रहा था तो उससे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय बैल थोड़े से परेशान थे, थोड़े गुस्सा थे झुरी से। तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की तरफ जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमें तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मजा आ रहा था और हमें इस चाकरी में मरना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया? बैलों ने सोचा कि उनके मालिक झुरी ने उनको अपने साले को बेच दिया है। यहाँ पर वो यही गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी यही बता रहे हैं कि कैसे जब झुरी का साला अपने गांव उनको ले जा रहा था, उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बैल हीरा और मोती नाराज थे कि झुरी अपने मालिक के प्रति वो गुस्सा दिखा रहे थे कि हमें इस कसाई के हाथों तुमने क्यों बेच दिया? अगर हमसे कोई तुम्हें शिकायत थी तो हमें बता देते, हमें तुम्हारे घर पर ही मरना मंजूर था, तुम हमें ना बेचते तो अच्छा होता। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। शाम तक झुरी का साला उन्हें लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह ना डाला। दिन भर भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात शाम को या रात को जब सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, अर्थात अपनी जो रस्सी उनकी बंधी हुई थी वो तुड़ा डाली और अपने घर की तरफ भाग पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। मतलब इतनी मजबूती से जो है झुरी के साले ने उनको इतनी मजबूत रस्सी से बांधा था, लेकिन दोनों तोड़कर वो रस्सी भाग निकले अपने घर की तरफ। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक दूसरे झटके से वो रस्सियां टूटने लग गई थी। दोनों बैल इतने नाराज थे झुरी से कि उन्होंने खाना नहीं खाया जब वो पहुंचे दूसरे गांव में, और अपनी रस्सियों को तुड़ाकर उनको छुड़ाकर वापस भाग चले अपने घर की तरफ। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह झलक रहा है। झुरी ने जैसे ही देखा वो सोकर उठा, उसने देखा कि हीरा और मोती घर के सामने खड़े हैं, लेकिन गुस्से भरी निगाहों से झुरी को देख रहे हैं। घर और गांव के लड़के जमा गए और तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व थी। क्यों थी? क्योंकि बाल सभा ने निश्चित किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद थे वो तो ये तक चाह रहे थे कि इन दोनों हीरा और मोती को एक हमें वीर पत्र देना चाहिए,
क्योंकि ये इतनी दूर से भागकर अपने घर वापस आए हैं, ऐसा कोई और जानवर नहीं कर सकता। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। फिर दूसरे ने कहा, इतनी दूर से भला कौन अकेले आ सकता है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वो तो उस जन्म के आदमी हैं, अर्थात जरूर ये पिछले जन्म में कोई आदमी रहे होंगे, इतने पक्के मित्र रहे होंगे कि दोनों रस्सियां तुड़ाकर भाग आए। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, लेकिन झुरी की जो पत्नी थी, झुरी की मिसेस थी, वो बैलों को देखते ही क्रोधित हो गई। उसको इतना गुस्सा आया कि ये निकम्मे निठल्ले एक दिन काम नहीं कर पाए मेरे भाई के घर जाकर, और अगले ही दिन रस्सी तुड़ाकर भाग गए। आगे वो क्या कहती है, वो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक भी दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झुरी अपने बैलों का यह अपेक्षा ना सुन सका। झुरी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ खुद पे, क्योंकि उसकी मिसेज ने, उसकी पत्नी ने उसके बैलों का अपमान किया। तो झुरी बोलता है, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। वो अपने बैलों का पक्ष लेते हुए कह रहा है, उनका फेवर करते हुए कह रहा है कि मेरे बैल नमक हराम नहीं है, तुम्हारे भाई ने इनको चारा दाना नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम तो बैलों को खिलाना चाहते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते। यहाँ आप देख रहे हैं कि जानवरों और इंसानों के बीच प्रेम संबंध का, अर्थात उनके बीच में कितनी अच्छी दोस्ती, कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, उसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने अच्छी तरीके से दर्शाया है झुरी और उसके बैलों के माध्यम से। आगे कवि कहते हैं, स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते नहीं हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कमजोर, भाग निकले कामचोर हैं तुम्हारे बैल। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे मर भी जाएं। झुरी की पत्नी इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने ये निर्णय कर लिया, उसने ठान लिया कि इतने कामचोर बैल को अब मैं खाना नहीं दूंगी, उन्हें सूखा भूसा दूंगी। वही हुआ, मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चोकर, ना चिकनाहट, ना कोई रस, तो वो क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर वो ताकने लगे। झुरी ने मजूर से कहा, मजूर मतलब जो बैलों को भूसा या चारा खिलाता था, उस नौकर को कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन ने मुझे कहा है कि उनको नहीं देना, मालकिन तो मुझे मार ही डालेगी। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले वो उनको पैदल लेकर गया था, लेकिन इस बार उसने गाड़ी में उनको जोत लिया। वो देखना चाह रहा था कि इस बार देखता हूं कि ये कैसे भागते हैं। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। जो हमारा मोती था वो बहुत ही समझदार था, और जो हमारा हीरा था वो बहुत ही समझदार था, और मोती जो था वो थोड़ा सा शरारती था, कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता था। इसीलिए मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की कोशिश करी, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया, क्योंकि हीरा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चिखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों की खली चूना सब कुछ छीन दी। झुरी का साला इतना गुस्से में था कि जैसे ही वो दूसरे दिन उनको लेकर पहुंचा, गाड़ी में जोत कर दोबारा लेकर गया। घर जाते उसने और मोटी रस्सियों में हीरा और मोती को बांध दिया और उनके सामने फिर से सूखा चारा डाल दिया, क्योंकि इस बार वो उनको सबक सिखाना चाहता था। पिछली बार जब वो रस्सी तोड़कर भाग गए थे, उसका सबक इस बार उन्हें देना चाहता था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यहाँ पे बता रहे हैं कि दो परिवारों का यहाँ पे एक तरह से देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी इन्होंने दिखाया है कि एक परिवार बैलों को या पशुओं को कितने प्यार से रखता है, उसके विपरीत दूसरा परिवार जो बैलों की या पशुओं की इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते, उन्हें सूखा चारा खिलाते हैं। तो यहाँ पे दो परिवारों को भी दिखाया गया है। साथ ही में बैल कह रहे हैं कि हमारा झुरी तो, हमारा मालिक तो हमें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उसे मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई।
दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव तक न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा बढ़ गया और वो काबू से बाहर हो गया। वो हल ही लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर एक बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगले दिन जब झूरी के साले ने दोनों को जोता कि अपना खेत में उनसे कुछ काम करवाता हूँ, तो दोनों बैल जो हैं बहुत ही गुस्सा हो चुके, क्योंकि रात में उन्हें खाना भी नहीं मिला था। मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांध दिया गया था, उनकी पिटाई की गई थी। तो मोती को इतना गुस्सा आया कि वो जब हीरा को तेजी से उसने डंडे मारे, तो मोती को इतना गुस्सा आया कि वो तेजी से अपना छुड़ाकर भाग गया और सब जो उनके हल, रस्सी, जोत था वो सब टूट टाट कर एक जगह गिर गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती को समझाया कि मोती, भागना व्यर्थ है, तुम बहुत ही मोटी रस्सी से बंधे हो, रुक जाओ। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से काहे डरना, हम कहाँ तक बचेंगे। मोती जो था वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, मैंने पहले भी बताया था। हीरा थोड़ा समझदार था, तो हीरा यहाँ मोती को समझा रहा है कि देखो मोती, भागना व्यर्थ है। जब हमने बैल के रूप में जन्म लिया है इस संसार में, तो थोड़ी मार तो हमें खानी ही पड़ेगी। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। इतने में गया अर्थात झुरी का साला दो आदमियों को लेकर दौड़ कर आता है और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती बोला कि ये गया जो है दो आदमियों को अपने साथ लेकर आया है, तो हीरा अगर तुम कहो तो इसको थोड़ा मजा चखा दूं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को तो मार ही दूंगा। मोती यहाँ बोल रहा है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस बार मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलहत है। अर्थात गया के साथ जो दो लोग और लाठी लेकर आए थे, उनको समझ आ गया कि अगर हमने मारपीट की या इन बैलों के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की तो ये पलट कर हमें मार सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल ही आसान, इजी वर्ड्स में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये समझा सकूं। तो आगे शुरू करने से पहले जाइए और चैनल को फॉलो कीजिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। मोती ने पूछा, आखिर क्या करना चाहते हो। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने कहा, एक आध को मैं सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा अगर उन्होंने इस बार हमारे साथ कुछ ऐसा किया। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं। उसी घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसकी माँ मर चुकी थी। उसकी एक सौतेली माँ थी जो उसे खूब मारती थी। इसीलिए वो लड़की हीरा और मोती को, उनकी भावनाएं आपस में इतनी मैच कर रही थी, क्योंकि वो भी परेशान थे और वो छोटी लड़की भी परेशान थी। वो रोज उन बैलों को रोटी खिलाने आती थी। यही सोचकर हीरा मोती को कह रहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो क्या वो छोटी बच्ची अनाथ नहीं हो जाएगी जो हमें रोज रोटी खिलाने आती है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। मोती कह रहा है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं मालकिन को उठा के फेंक देता हूँ, क्योंकि वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं दोगे, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। आखिरकार हीरा मोती के साथ सहमत हुआ कि चलो तुड़ाकर भाग जाते हैं। लेकिन हीरा ने फिर से टोका और कहा कि बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि पहले से भी दुगनी मजबूत रस्सी अब हम तोड़ेंगे कैसे। मोती कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर उसे एक झटके में तोड़ देंगे। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का एक दरवाजा खुला, वही लड़की निकली।
दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मारेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। नाथ डाल दी जाए मतलब जब किसी पशु या किसी जानवर को ऐसा प्रतीत होता है कि वो काबू से बाहर है, तो उसकी नाक में एक तरह की नाथ डाल दी जाती है, जिससे वो कंट्रोल में रहता है। तो वो छोटी बच्ची उन दोनों को बताती है, हीरा मोती को, कि मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुना है घर में अपने माता पिता को ये विमर्श करते हुए कि इन दोनों पशुओं के नाक में जो है हम नाथ डलवा देते हैं। उसने रस्सी खोल दी, लेकिन हीरा मोती अभी भी वहीं खड़े थे, वो भाग नहीं रहे थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती जो शरारती, थोड़ा गुस्सैल था, हीरा से पूछा, अरे भाई खड़े क्यों हो, अब चलो, अब तो इस लड़की ने हमारी मदद कर दी। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। देखिए यहाँ कितनी चालाकी से उस बच्ची ने काम लिया। उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए या कल सुबह उठकर उसको मारना पड़े, वो खुद ही चिल्लाने लगती है, जल्दी उठो, देखो दोनों बैल भाग रहे हैं। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, रास्ते का उन्हें कोई पता नहीं था हमें कहाँ जाना है। जैसे ही रस्सियां खुली, सीधे दौड़ पड़े। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह ना पता था। नए नए गांव निकलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रास्ता भटक चुके थे, इतने दिन हो चुके थे, लगभग 15 दिन से वो लोग खेत में मजदूरी कर रहे थे, खाने को नहीं मिल रहा था, कमजोर हो गए थे। जैसे ही वो, रात का समय भी था, जैसे ही वो रस्सियां छुड़ाकर भागते हैं, वो लड़की उनकी रस्सियां खोल देती है। वो बस सीधा भागते चले जाते हैं, गाँव के गाँव पार करते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था उन्हें कहाँ जाना है। अचानक से वो खेत के पास रुकते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल चुके हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते दो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन अपना धर्म हम क्यों छोड़ें। देखा आपने, जानवरों के बीच में भी ऐसी बातें होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि जानवरों की भी अपनी भाषा है, जानवरों की भी अपनी भावनाएं हैं। हमें जानवरों से भी उसी तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह से हम अपने संगे साथियों से करते हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस पाठ की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। अचानक से हीरा और मोती जब खाने का अपना मजा ले रहे थे, मटर के खेत में घुसकर घपाघप करके खा रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे, अचानक से देखते हैं कि सामने से कोई झल्लाता हुआ सांड, जो शक्ति में उनसे 2 गुना ताकतवर था, उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड नहीं, पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर स्थिति है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे यार, जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। मोती जो है हीरा को कह रहा है कि जल्दी करो भाई, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, ये अपने घमंड में चूर है, विनती करने से कुछ नहीं होगा, भाग क्यों ना चलें। मोती कहता है, भागना कायरता है, मैं तो नहीं भागूंगा। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। हीरा कहता है, तुम यहीं रहो, अगर तुम्हें लगता है कि भागना कायरता है तो तुम यहीं रहो, मैं तो जा रहा हूं। और जो दौड़ाएं, तो फिर कोई उपाय तो सोचो। कह रहा है कि तुम भाग तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मार दिया तो क्या करोगे। तो हीरा कहता है, ऐसी बात है तो कोई उपाय सोचो यार, नहीं तो आज तो गए काम से।
उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ मिलकर चोट करें। मैं आगे से उसे रंगेता हूं, तुम पीछे से उसे रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्त। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से भिड़ने की आदत नहीं थी, वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। अर्थात जो सांड था उसको भी आदत नहीं थी कि दो दो तरफ से लड़ने की, वो सिर्फ अकेला लड़ने का आदी था कि सामने से कोई एक जना लड़ रहा है तो ही वो अच्छे से लड़ पाता था। झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए जब वो सांड चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में उसके सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे से फिरा और हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिरकार बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो सांड गिर गया बेचारा थक कर हार कर, तो दोनों हीरा और मोती जाकर दूसरी तरफ खड़े हो गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा इसको आज ही मार डालूं। क्योंकि वो सांड जो था वो थक कर गिर गया था, तो मोती जो है अभी भी अपने अल्हड़पन से और अपने गुस्सैल स्वभाव से जो है पीड़ित है, और वो कह रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि इस अधमरे बच्चे को यहीं मार दूं। हीरा तिरस्कार रूपी उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहता है, गिरे हुए बैल पर सींग नहीं चलाना चाहिए। मोती कहता है, ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसे ही मारना चाहिए, फिर वो उठे ना उठे। हीरा कहता है, तुम ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम घर कैसे जाएंगे। अब तो हमने खा पी भी लिया है, अब इस सांड को भी मार गिराया है, अब सोचो कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मोती कहता है कि पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। अब दोबारा से उसका मन है कि वो उस मटर के खेत में, उस चने के खेत में घुसे और एक बार फिर से उसका आनंद ले। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर उसकी तरफ दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, हीरा भी बाहर ही खड़ा था। मोती ही अचानक से कूद पड़ा था उस खेत में, तो वो चाहता तो वो भाग सकता था। मोती जो है अंदर सींचे हुए खेत में खड़ा था और उसके खुर, उसके पैर जो थे वो कीचड़ में धंस चुके थे, इसलिए वो भाग नहीं सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा मेरा साथी संकट में है, तो वो भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नसीब नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब दोनों को ये एहसास हो रहा है, ये फील हो रहा है कि काश हम ऐसा करते कि हम गया के घर से नहीं भागे होते, कम से कम इससे बेहतर तो था हमारा वो मालिक हमें खाने के लिए 2-4 निवाले तो दे रहा था। ये लोग तो पूरा दिन में एक तिनका भी नहीं पूछ रहे हैं। वहां पर कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे और सब थे। किसी के सामने चारा नहीं था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह लेटे हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन पपड़ी को या नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। शायद इससे उनकी कुछ तृप्ति हो जाए या शायद इससे उनकी कुछ भूख मिट पाए। आगे देखिए, रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अर्थात हीरा फिर से भड़क उठा और सोचा कि अब तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता दोस्त। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि अब प्राण निकल कर ही रहेंगे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो, आओ दीवार तोड़ डालें। हीरा कहता है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। मोती अपने दोस्त को क्रिटिसाइज कर रहा है या उसका हंसी मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी, इतने दिनों से तुम इसी बात पर अकड़ रहे थे कि मैं इतना मजबूत हूँ, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकील सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल गया। फिर उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें मारी। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया।
बेचारों की किस्मत। इतनी मुश्किल से हीरा ने हिम्मत जुटाकर, जबकि उसकी हिम्मत टूटी जा रही थी, हिम्मत जुटाकर उस मिट्टी की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया और अपनी हिम्मत से मिट्टी की दीवार को तोड़ भी दिया था। लेकिन तभी जो कांजी हाउस का चौकीदार है वो लालटेन लेकर आ जाता है जानवरों की गिनती करने के लिए। हर रात को कांजी हाउस में जानवरों की गिनती होती थी। वो ये नोटिस करते थे या ये करते थे, पक्का करते थे कि कहीं कोई भी जानवर मिसिंग तो नहीं है। तो जैसे ही वो आता है, वो देखता है कि हीरा ने फिर से कुछ बदमाशी की है, तो हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे मारता है और मोटी सी रस्सी से बांध देता है। अपने बूते भर का जोर तो मैंने मार ही लिया, हीरा कह रहा है। ऐसा जोर मारना किस काम का कि तुम्हें और बंधना पड़ जाए, मोती कह रहा है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा बेटा। आपस में दोनों दोस्त बात कर रहे हैं कि मोती कह रहा है तुमने जोर तो मार लिया, लेकिन ऐसे जोर का क्या फायदा कि तुम्हें दोबारा दुगनी मोटी रस्सियों में बांध दिया जाए। हीरा कह रहा है हिम्मत नहीं हारूंगा, जोर तो मारता रहूंगा, चाहे जान से हाथ धोना पड़े। कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना है, यूं भी मरना है। इससे बेहतर है कि थोड़ी सी जानें ही बचा लें हम। अपना थोड़ा सा साहस दिखा के इनमें से 8-10 जानवरों को बचा ले जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए। बस गधे वहीं ज्यों के त्यों खड़े रह गए। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते भाई? एक गधे ने कहा अगर फिर से पकड़े गए तो? हीरा ने कहा तो क्या हुआ, भागने का अवसर तो मिल रहा है ना, तुम अभी तो निकलो। लेकिन गधा कहता है हमें तो डर लगता है भाई, हम नहीं जाएंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी भी यही सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा जो है मजबूत रस्सियों से हौज खास के चौकीदार ने उसको बांध दिया था। तो मोती अभी भी इस कोशिश में था कि किस तरह से वो अपने दोस्त हीरा की रस्सी छुड़ा दे। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं से दोबारा हमारी दोनों की मुलाकात होगी। मोती ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम मुझे क्या इतना स्वार्थी समझते हो? अपने दोस्त को मैं मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझेंगे ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान हमने बचा ली है। ये सब उसी का आशीर्वाद, वो सब हमें आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार कर उस बाड़े से बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही, सुबह होते ही जैसे ही मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारी आते हैं तो ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसको लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब जमकर मरम्मत हुई और फिर से उसे और भी मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। आप देख रहे हो कि एक के बाद एक करके हीरा और मोती के सर पर नई से नई मुसीबत आन पड़ी है। चलिए देखते हैं क्या इस नई मुसीबत से वो पीछा छुड़ा पाए या नहीं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण, एक टुकड़ा, एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही बहुत बड़ी गनीमत थी। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50 से 60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लग गई। आखिर क्यों? क्योंकि अब उनको बेचे जाने का समय नजदीक आ चुका था, अर्थात वहां पर बोली लगने वाली थी जानवरों की। अधिकतर जानवर तो भाग चुके थे, अब हीरा और मोती ही बचे थे, तो उनकी बोली की तैयारी शुरू हो रही थी। लेकिन लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर कर चले जाते। ऐसे मृतक, दुबले पतले, निर्बल बैलों को आखिर कौन खरीदेगा? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और अत्यंत कठोर, वो आया और दोनों मित्रों के कूल्हे पर उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय पर उन्हें संदेह हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। मोदी ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती?
भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने हमें उस छोटी सी बच्ची के रूप में आकर बचाया था, हो सकता है कि अब फिर बचा लें। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। ये दड़ियल आदमी, ये क्रूर आदमी, ये निर्दयी आदमी ले जाकर हमारे साथ न जाने क्या करेगा। और क्या ऐसा है कि भगवान को भी हमारे ऊपर दया नहीं आ रही? लेकिन हीरा यहाँ पर जो कि स्वभाव से थोड़ा नरम है, वो कह रहा है मोती से कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने एक बार पहले भी एक छोटी बच्ची के रूप में आकर हमारी मदद की थी और मुझे विश्वास है कि वो दोबारा भी हमारी मदद जरूर करेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती कह रहा है कि ये जरूर है, आदमी हमें छुरी से मारेगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल आदमी के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि अगर वो जरा भी अपनी चाल धीमी कर रहे थे तो जोर से उन्हें एक डंडा पड़ रहा था। रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड, रेवड़ी यानी कि झुंड, हरे हरे घास को चर रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल अर्थात खा पी के हष्ट पुष्ट हो गए थे। कोई उछल था, कोई अनाज से बैठा पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब। हीरा और मोती सोच रहे हैं कि कितने स्वार्थी हैं ये जानवर। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी बने चले जा रहे हैं और वो कितने दुखी हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने नहीं आ रहे। वो अपना चारा खाने में व्यस्त हैं। वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बाड़े में फंसे 10 से 12 जानवरों की मदद की और उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, अर्थात ये रास्ता तो देखा देखा सा लग रहा है, जहां से ये दड़ियल आदमी उन्हें लेकर जा रहा था। थोड़ी देर के बाद हीरा और मोती को एहसास होता है कि अरे ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल जो है वो तेज होने लगी। धीरे धीरे ये सब देखकर, अपने आसपास के वो खेत खलिहान गांव देखकर धीरे धीरे उनकी चाल अचानक से बढ़ने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, हमारा ही हार आ गया है। हार मतलब उनका स्थान जहां वो रहते थे पहले। इसी कुएं पर हम चलाने आया करते थे, यही कुआं है। वो याद करते हैं कि यार ये तो वही रास्ता है जिस पर हमें हमारा मालिक लेकर आता था और हम उस कुएं पर चलते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, अब तो मैं घर भागता हूँ। तो हीरा कहता है ये जाने देगा? ये दड़ियल आदमी क्या इतनी आसानी से हमें छोड़ देगा? ये तो हमें पैसे खरीद कर लाया है। मोती कहता है मैं इसे मार दूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, इसको मारेंगे नहीं, ऐसा करो दौड़ पड़ते हैं, दौड़ कर अपने थान तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हम नहीं आएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़ कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद बहने लगे, आनंद से आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर अचानक से बैलों की रस्सी पकड़ ली। झुरी ने कहा अरे दड़ियल आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरे बैल हैं। तो वो बोला तुम्हारे बैल कैसे हुए भाई? मैं तो मवेशी खाने से इन्हें नीलाम करके लाया हूं, बकायदा मैंने इनके पैसे दिए हैं। झुरी कहता है मैं तो समझ रहा हूं कि तुम इन बैलों को चुरा कर लाए हो। ये मेरे बैल हैं और मैं जब बेचना चाहूंगा तभी बेचूंगा। इन बैलों की नीलामी करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये बात सुनकर दड़ियल आदमी चिढ़ जाता और कहता है कि मैं थाने में जाकर तुम्हारी रपट लिखवाऊंगा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने की कोशिश करता है। उसी समय मोती ने घुमाकर अपना सींग चलाया। दड़ियल आदमी पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल आदमी भागा, मोती उसके पीछे भागा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका पर खड़ा और दड़ियल आदमी का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने उससे कहा मैं तो डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर कहीं उसको मार ना बैठो।
अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मोती कह रहा है कि वो तो अच्छा हुआ, वो दड़ियल आदमी मुझे छोड़कर भाग गया, लेकिन अगर वो मुझे पकड़ लेता तो उसको मारे बिना मैं वापस घर नहीं आता। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो हीरा कहता है ऐसा मत बोल, अगर उसने गोली मरवा दी तो मोती कहता है मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान का कोई मोल नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इतने सीधे हैं। जरा ही देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा माहौल था। उसी समय उनकी मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। देखिए ऐसा होता है जैसे ही हीरा और मोती दोनों उस दड़ियल आदमी के चंगुल से छूट कर आते हैं, उनका मालिक देखता है कि मेरे बच्चे हीरा और मोती इतने दुर्बल कमजोर हो गए हैं। वो फटाक से उनके बाड़े में जाता है और उनके लिए खाना अच्छा अच्छा भूसा जो है, ताज़ा भूसा तैयार करता है। उसमें अलग अलग तरह की हरी हरी घास मिलाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। उसी समय उनकी मालकिन आती है जो कि थोड़े दिन पहले उनको कोस रही थी कि ये दोनों बिल्कुल ही बेकार हैं, बिल्कुल कामचोर हैं, मेरे भाई के घर जाकर एक भी दिन टिक नहीं सके। उस मालकिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जाकर उन्हें प्यार से आलिंगन से भर लेती है और उनको चूमने लगती है। तो आज का ये था कक्षा 9 की पुस्तक गंगा का पहला पाठ, दो बैलों की कथा। ये पाठ था मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के नए नए पाठों की इजी एक्सप्लेनेशन, आसान व्याख्या के लिए, नए नए ट्रिक और नई नई और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस पाठ के पीडीएफ और आने वाले सभी पाठों के पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पाठ की प्रश्न उत्तर की सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर वो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।